हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 26 तक देखा था। आज हम लोग सेट नंबर 27 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो भी आज के मैथ के प्रश्न हैं उनको। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। आपसे बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अगर रेलवे में जॉब लेनी है तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। देखिए, दूसरा नंबर ही प्रश्न आपका मैथ का है, ठीक है। ऊपर वाला रीजनिंग है, रीजनिंग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने 120 कॉपियाँ 3 रुपये प्रति कॉपी की दर से ख़रीदा। मतलब क्या कि मेरा सीपी जो है 120 रुपया में 120 कॉपी खरीदा और एक कॉपी का कीमत 3 रुपया, यानी कि टोटल कीमत मेरा कितना हो जाएगा 360 रुपया। 12×3=36, यानी कि मेरा सीपी कितना आ गया 360 रुपया। कहता है कि उनमें से 1/3 4 रुपये प्रति दर से, यानी कि 120 एसपी जो हम कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं क्या 120 का 1/3, यानी कि 1/3 किस हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से, यानी कि कितना रुपया में बिकेगा जो भी आएगा, ठीक है। प्लस कहता है कि कॉपी की दर से उसकी आधी, यानी कि 120 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब 120 का आधा 1/2 आधी 5 रुपया के दर से, यानी कि 5 रुपया के दर से, तथा बाकी को उनके क्रय मूल्य पे बेच दिया, यानी कि कितना में बिका। तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि उसने हम लोग कितना में बेचे, ठीक है। या फिर शेष के लिए हमको घटाकर निकालना भी होगा। तो देखिए शेष कैसे निकलेगा, 1/3 और प्लस 1/2 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूना यानी कि 2, 2 तिहाई तो 3, यानी कि 3 2 5/6, 6 में से 5 बिक चुका है। तो शेष कितना बचेगा 1/6। देखिए ना, 5 6 में से 5 बिक चुका है, तो शेष कितना बचा 1/6। और इसको किस पे बेचा तो क्रय मूल्य पे, यानी कि जो इतना में खरीदा, यानी कि 3 रुपया में खरीदा तो 3 रुपया में, यानी कि कितना का 120 का 1/6 3 रुपया में, ओके। तो यहाँ से आपका सीपी निकल जाएगा। देखिए काटिए, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी कि 40 चौका 4 चौका 16 160 रुपया, प्लस 2 से ये 60 बार में 6×5 = 30 300 रुपया, प्लस 6 से ये 2 बार में, यानी कि 20×3 = 60। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 360, 160, 300, 100, 400 और 520 रुपया। तो टोटल सीपी कितना हो गया 520, सॉरी एसपी कितना हो गया 520। खरीदे 300 में, बेचे 520 में, यानी कि परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, 360 का सामान 520 में बेचे हैं तो 40, 140 और 20 160 रुपया का प्रॉफिट। खरीद रेट कितना है 360 और प्रतिशत के लिए 100, 10 से 10, 18 दूना 36 और ये 8 दूना 16, 80 बार में, ठीक है। फिर ये 9 बार में और ये 40 बार में, यानी कि 400/9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्रतिशत में 9 चौका 36, फिर 4 0 9 चौका 36, 4 40/9 प्रतिशत, 44.4/9, 44.4/9 बी नंबर, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए 5 नंबर। 550 पर 30 का एक एकल बट्टा है, कोई एगो छूट जो है दे रखा है कितना 30%, लेकिन इसी पे कहता है कि 2 को छूट देता है 20 और 10 का, तो कितना का अंतर होगा। दूसरा छूट है, मान लेते हैं कि पहले दिया 20 का छूट तो माइनस में, फिर एगो 10 का छूट तो माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 20 × 10/100, 10 से 10 10 से 10, 20 और 10 30 -30 और प्लस में 2 एकम 2, ठीक है। 30 में से 2 जाएगा तो -28% का छूट। एगो 30% का छूट दिया, दूसरा 28% का छूट दिया, तो छूट में कितना का अंतर है। देखिए पहले देता है, अगर एगो छूट देता तो 30% का, अगर 2 बार देता है, एक बार 20 का एक बार 10 का, तो 28% का डिस्काउंट होता, यानी कि 2% का छूट उसको प्रॉफिट होता, ठीक है। यानी कि यहाँ लॉस होता, पहले देता तो 30 का, अब देता तो 28 का, यानी कि दुकानदार को प्रॉफिट होता। तो हमको बताना है कि कितना का अंतर है, तो इसी का 550 निकाल दीजिए। ये प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा, 10 से 10, 2 से ये 5 बार में, 5 से ये 11 बार में, यानी कि 11 रुपया का छूट होता, ठीक है।
चलिए देख लीजिए ऑप्शन में 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए 12 क्या है, गुणनफल इतना गुना इतना गुना इतना में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई अंक निकालने के लिए बहुत ही आसान होता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कि लास्ट में इकाई में देखिए कितना है, 4 है, 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 को अगर हम लोग 3 को गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 चौका 64, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। ओके, 4 पे पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 ही आएगा गुना। 5 पे पावर 7 है। ठीक है, अगर 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा, 3 बार करेंगे तो मतलब कि हमेशा क्या होगा, 5 का जब क्यूब करेंगे तो हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। देखिए ना, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, फिर 5 पे पावर 4 तो 625, इसी प्रकार क्या होगा, 5 ही आएगा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। और यहाँ पे 1 पे पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। 5 चौका 20 गुना 1 तो 20, यानी कि 20 का इकाई अंक क्या हो गया, 0, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 ए नंबर। ठीक है, आगे 16, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या होगी। 1/10 से 1/9 4 अधिक है तो 4 को अधिक कर दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 10 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 90, 10 से 9 बार में, 9 से 10 बार में बराबर 4, यहाँ पे माइनस में नहीं लेना है। ठीक है, 1/9 बराबर 4, तो 1 यूनिट का बार 9 चौका 36, 360 बी नंबर। ओके, आगे 21 देखिए, किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40/80 है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज 40 रुपया, तो दर बताना है। ऐसा ही आपको दे रखा है 40 रुपया, ये 2 साल का ब्याज है तो 2 से भाग करेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपया। फिर अगले साल भी 20 रुपया लगेगा, 20 20 40 हो जाएगा, जो कि ऐसा ही है। लेकिन सीआई दे रखा है 40 रुपया 80 पैसा, तो यहाँ पे 0.80 पैसा एक्स्ट्रा है। 20 20 40 0.80, ये 0.80 जो है सीआई पे आया है, यानी कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो ये 0.80 पैसा किस पे आया होगा, तो ऊपर वाले ब्याज पे, यानी कि रेट बराबर कितना होता है, दर बराबर मूलधन ब्याज बट्टा 100, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन। तो ब्याज कितना है, ये जो आएगा सो ब्याज है 0.80 इंटू 100 और बट्टा में मूलधन, मूलधन 20 है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 100 से 100 20 चौका, यानी कि दर कितना हो जाएगा, 4%। ओके, सी नंबर। आगे 25 प्रश्न है, 8 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो 8 गो वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर है किसके, 9 वस्तु के एसपी के। अगर यहाँ से सीपी निकालेंगे तो जो एसपी का कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगा, और एसपी निकालेंगे तो सीपी का जो कोफिशिएंट होगा 8, यानी कि सीपी 9 है तो एसपी 8 है। 9 का सामान आपने 8 रुपया में ही बेच दिया, यानी कि लॉस होगा, प्रतिशत लॉस कितना आ जाएगा, लॉस कितना का, 9 का सामान आपने 8 पे बेचा तो 1 का लॉस है, कितना पे, खरीद रेट 9 है और गुना 100, यानी कि 11,99 100/9%, 11.1/9% का हानि, 11.1/9% हानि। ठीक है, आगे 28 देखिए क्या कहता है, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, परिणाम में ठीक 2 चित आने की प्रायिकता क्या है। चित मतलब क्या होता है, हेड। ठीक है, तो अगर 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। ठीक है, तो सिक्का पे क्या आता है, या तो हेड नहीं तो टेल, इतना चीज़ तो पता है। सिक्का पे क्या आता है, या तो हेड नहीं तो टेल, तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यानी कि जो कितना प्रायिकता बनेगा, 2 ही बनेगा, या तो हेड नहीं तो टेल। और क्या वो सिक्का उछाला जाता है 3 बार। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो पावर में कितना आएगा, 3, तो 2 to the power 3 यानी कि 8, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, 8। ठीक है, तो हमको निकालना है कि 2 चित आने की प्रायिकता, यानी कि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो होता है ऊपर में होता है आने की प्रायिकता बट्टा में टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे में आएगा 8 और ऊपर में आने की प्रायिकता भी निकालना है। ठीक है, तो ऐसे आपको 8 तो सब में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर में आने की प्रायिकता आपको यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, पहला बार अगर हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड 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 आ जाए। ठीक है, दूसरा बार जब सिक्का को उछालेंगे तो हेड हेड टेल आए, 2 सिक्का पे हेड 1 सिक्का पे टेल आ जाए। तीसरा उछालेंगे तो हेड टेल हेड आ जाए। ठीक है,
चौथा अगर सिक्का मतलब फिर जब सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल टेल आ जाए, ठीक है। पांचवा जब करेंगे तो टेल हेड हेड आ जाए, ठीक है। छठा जब उछालेंगे, देखिए ये सब प्रायिकता है, आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हो सकता है टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, ठीक है। जस्ट जो चीज़ लिख रहे हैं उसी को उलट पुलट करके लिखना है, सेम नहीं लिखना है। चार ऊपर चार नीचे भी बनेगा, ठीक है। टी एच टी हो गया, फिर टी टी एच हो जाएगा, ठीक है। टी टी एच और उसके बाद टी टी टी, यानी कि तीनों पे टेल आ जाए। तो हमसे पूछा क्या है, दो चित आने की प्रायिकता, यानी कि दो हेड आने की प्रायिकता। इस पर कितना हेड है, इस पर तीन हेड है, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। इसमें दो हेड है, एक यहाँ आएगा, यहाँ भी दो हेड है, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ दो हेड है, यानी कि तीन को ऐसा है जिस पे दो हेड है, यानी कि 3/8। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/8। ओके, सी नंबर। मैं बहुत ही जल्द एक प्रोबेबिलिटी पे प्रॉपरली वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, जब मैं प्रॉपरली वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ देंगे। 33 देखिए क्या कहता है। एक चुनाव में कुल 50,000 की 5 लाख मतदाता ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले, जो वैध मतों का 60% था। अवैध वोटों की प्रतिशत कितनी थी ये बतानी है। हमको बताना है, देखिए ये जो है 2,55,000 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60% था, ठीक है। कुल वैध मतों का 60% जो था क्या था, वोट था। ओके, तो हमको नहीं पता है कि कुल वैध मत कितना था, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं उसको एक्स, ठीक है। एक्स का 60%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और है कितना वोट, 2,55,000, ठीक है। 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से इसको काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 6 पचे 30 पर 000, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42, 3 और ये 1 जीरो, यानी कि 4,25,000 था टोटल वोट, ठीक है। तो हमको बताना है कि अवैध वोट कितना था, ठीक है। अवैध वोट कितना था, तो टोटल वोट तो था 5 लाख। 5 लाख में से 3 4 5 में से 42,500 जो था आपका वैध था, मतलब क्या, सही वोट था। तो अवैध जो होगा उसको घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा घटाने पे, 75,000, और कितना टोटल वोट था, 5 लाख। 4 5, अब प्रतिशत में तो 100, 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 15 पचे 75, यानी कि 15% वोट जो था अवैध था। सी नंबर। ओके, आगे देखिए 37। किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है कितना, 3 4 5 के अनुपात में त्रिभुज के बड़े कोण का माप बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये प्रश्न दिए हुए 3 4 5, ये आपको ट्रिपलेट दे रखा है, ठीक है। और ये ट्रिपलेट किस में फॉलो करता है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। ओके, तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, अन्य दो कोणों का योग होता है 45 डिग्री, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, 90 डिग्री। ओके, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, ये ट्रिपलेट जो है समकोण त्रिभुज का है। चलिए आगे देखिए 40 नंबर। एक धनराशि को 3 मित्र ए बी सी में 2 5 7 के अनुपात में बांटा गया। ए तथा बी को मिली राशि का अंतर 3,000 हो तो सी को कितने रुपए मिलेंगे ये बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए बी सी 2 5 7, ये रेशियो में कहता है क्या कि यदि ए और बी को मिली राशि का अंतर 3,000 है, तो ए और बी के राशि में देखिए रेशियो में कितना का अंतर है, 2 और 5 में से अंतर घटाइएगा तो 3 का, और मिलता है कितना, 3,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1,000। सी को मिलेगा, सी है 7 यूनिट तो 7,000, यानी कि सी को मिलेगा 7,000। ओके, आगे देखिए 44। यदि एक घन के प्रत्येक सिरे को 20% बढ़ा दिया जाए तो सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, घन का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर क्षेत्रफल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले 100 था, अब 20% बढ़ाएगा तो 120/100, यदि एक बार और, क्योंकि क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, फिर एक बार बढ़ाएगा तो 120/100, ठीक है। आयतन होता है ए क्यू, भुजा होता है, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुना 12 होगा 144, माने थे 100 हो गया 144, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 44% की।
सी ए नंबर सॉरी, ठीक है। आगे 48, यदि 3x माइनस वाई बराबर 27 और आपको दे रखा है एक और इक्वेशन 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो x किसके बराबर होगा ये बताना है। तो देखिए पावर को सेम कीजिए, 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर, इधर भी 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3, 3 का क्यू होता है 27, ठीक है। इधर 3 पे पावर है x प्लस वाई बराबर, इधर 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं 5, 3 तिहाई 9 9 3 27, 27 थी 81, 81 तिहाई होता है 243। ओके, देखिए कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 3, इधर भी बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5। हमको बताना है x का मान, तो y हटाना होगा, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 5 और 3 8, x का वैल्यू 4, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 51, x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का मान दे रखा है 17, उसके बाद x प्लस वाई आपको दे रखा है 1। तो आपसे पूछा गया है क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई का मान बताना है कि क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पे अगर हम लोग डाटा लें तो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 पुट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 और -1 यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया। यहाँ भी पुट करने के बाद अगर 17 आ जाएगा तो यही x और y का वैल्यू इसमें पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 का क्यूब तो 2 टू दी पावर 4 प्लस -1 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और प्लस 1 -1 पे पावर 4 तो 1 के रहेगा, 16 1 17 यानी कि आ गया बराबर। बस ये जो इक्वेशन दे रखा है उसमें पुट कर दीजिए, x के जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ने रहेगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा -2 इंटू 2, x का वैल्यू y का वैल्यू -1 तो -1 गुना में, ठीक है। तो 4 अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 4 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन का राइट आंसर 8, ये नंबर। ओके, ये वैल्यू पुटिंग करके बहुत आसानी से आंसर आप ऐसे ला सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 54 देखिए, एक व्यापारी स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10 की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। 10 की छूट देगा तो सीपी कितना हो जाएगा 90, और 20 की लाभ कमाए यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, तो 90 का सामान 20 का लाभ यानी कि 90 इंटू में 20 का लाभ तो 120 बट्टा 100, 10 से 10 10 से 10 यानी कि 12 नमा 108। ओके, और यहाँ पे एमआरपी कितना हो जाएगा, ठीक है। ये तो बी का 108 में, लेकिन एमआरपी होगा कितना, तो जो लाभ देता है वो एमआरपी होता है, यानी कि 20% का लाभ तो एमआरपी हो जाएगा 120% के बराबर। ओके, एमआरपी मतलब होता है अंकित मूल्य। अब 90 का सामान आपने बेचा कितना में, कुछ डिस्काउंट देके 108 में, ठीक है। डिस्काउंट दिया 10 का, लेकिन फिर भी आपने 108 रुपया में बेचा, ठीक है। तो आपसे को कितना का लाभ हुआ 75 का। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत में ये 90% और ये 108%, प्रतिशत में कितना का लाभ है, तो 18 का लाभ है, और लाभ दे रखा है 7500 का। आपसे पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है जो एमआरपी है, जो लाभ देगा वही अंकित मूल्य होगा, ठीक है। तो 120 बराबर x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 इंटू में 7500 बट्टा में 18, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 से ये कटेगा 25 3 75, 2500, 25 दूना 50 पर 3 0, यानी कि स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 50,000, सी नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न है एक वृत्त एक वर्ग के अंतर्गत खींचा गया है, ठीक है। एक वृत्त जो है एक वर्ग के अंतर्गत खींचा गया है। तो देखिए फिगर पहले ड्रॉ कीजिए, ये वर्ग है और इसके अंतर्गत क्या खींचा गया है वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, जो इसके सभी भुजाओं को टच करके गुजरेगी, ठीक है। जब इसको सभी भुजा को आपस में क्या होगी टच करके गुजरेगी। और इस वृत्त के अंतर्गत 4√3 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर में एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार, ठीक है, और जिसकी भुजा है 4√3, यानी कि इसकी एक भुजा 4√3 समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। ओके, यानी कि सभी भुजा क्या होगा 4√3। तो कहता है एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है, तो सेंटीमीटर में वर्ग का विकर्ण बताना। ये वर्ग है और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, जो इसको बीचों बीच काटे, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग इस सर्किल का अगर त्रिज्या निकाल ले, सर्किल का त्रिज्या निकाल ले, वर्ग का के अंदर में जो सर्किल है
सर्किल का अगर त्रिज्या निकाले तो त्रिज्या क्या होता है, बीचों बीच, या फिर इस प्रकार बीचों बीच कीजिए या फिर ऐसे बीचों बीच कीजिए, ठीक है। मतलब त्रिज्या क्या होगा, इसका जो आधा होगा, यानी कि इसको इस प्रकार कीजिए या फिर इसको इस प्रकार कीजिए, जो आएगा सो त्रिज्या आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस प्रकार एक लाइन अलग से ड्रॉ करता हूँ, इसके अंदर में एक त्रिभुज है इस प्रकार का, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले इस वर्ग की त्रिज्या निकाल लूँ, ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के जब बाह्य वृत्त बने, त्रिभुज में जब बाह्य वृत्त बने, बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो जब भुजा दिया हो, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना हो जब भुजा दिया हुआ है कितना 4√3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सूत्र होता है, देखिए डायरेक्ट आप याद रखिए 1/3 इंटू में ए, ठीक है। 1/3 इंटू में ए मतलब क्या होगा, जो भी भुजा दे रखा है त्रिभुज का, ओके। तो 1/3 इंटू में ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो त्रिभुज का जो भुजा है कितना है 4√3, यानी कि √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए कि त्रिज्या क्या होता है, तो ये जो सर्किल होगा, सर्किल का जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमको अति का काम खत्म हो गया, ठीक है, अंदर के काम खत्म हो गया। अब देखिए ये सर्किल है, ओके, और इसके अंदर ये एक बाहर में क्या है, वर्ग है, जैसा कि फिगर है, ठीक है। अगर हमको त्रिज्या इसका पता चल गया, मतलब कि क्या, ये त्रिज्या पता चल गया, ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ है 8, ठीक है। ये क्या होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर कितना निकाल दिए 8, तो ये जितना होगा वही लेंथ ये भी होगा, यानी कि ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। और वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ठीक है। हमको विकर्ण पूछा है तो इसका जो डायगोनल होगा यही ना होगा विकर्ण, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री में पाइथागोरस प्रमेय, तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये है बेस, बेस भी 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 64 कितना हो जाएगा, तो 2√64 लिख सकते हैं, यानी कि 64 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 8√2, विकर्ण कितना निकल गया 8√2 सेंटीमीटर, सी नंबर, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए 60, 3 संख्याओं का योगफल 98, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी कितना है, ये 2 है तो ये 3 है, कहता है क्या दूसरी और तीसरी, और एक और है तीसरी संख्या, ठीक है। अब दूसरी और तीसरी जो है 5:8 में, तो 5:8, रेशियो को बराबर कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला इधर उठकर चला आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला जो है उठकर इधर चला आएगा। पहली कितना हो जाएगा 5 दूना 10, दूसरी कितना हो जाएगा 5 3 15, तीसरी कितना हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। अब बांटना कितना है, तो 98 रुपया को, तो बराबर 98, 15 10 25 24 49, तो 49 का 49, 49 दूना 98, 1 यूनिट का मान 2। दूसरी संख्या आपसे पूछा है, दूसरी संख्या 15 यूनिट, तो 15 गुना में 1 यूनिट का मान 2, तो 15 दूना 30, यानी कि दूसरी संख्या कितना है 30, ओके। आगे 71 क्वेश्चन है, x बराबर √2 + 1 और y बराबर 1 - √2, आपसे पूछा गया है x² + y² + xy का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर करना है, इसको और इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर तो आप कर लीजिएगा आसानी से। तो देखिए √2 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 - √2 का स्क्वायर प्लस, इस दोनों को गुना करना है तो √2 + 1 और इंटू में 1 - √2, ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस में 2 का 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2√2 प्लस, यहाँ देखिए 2√2 से ये 2√2 कट जाएगा, ओके। 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको देखिए कर लेते हैं, √2 को 1 से तो √2, √2 को √2 से तो माइनस में 2, 1 को 1 से तो 1 और 1 को तो माइनस में √2, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस में √2, यहाँ प्लस में √2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर 5, सी नंबर, ओके। आगे 75 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा 75 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही है।
कितने समय में पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। अब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो हमसे टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होगा। अगर हम लोग दूरी निकाल लेंगे तो देखिए दूरी बट्टा चाल होगा, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। दूरी कितना है, तो ये है 50 का एगो का दूरी 50 है और दूसरे का दूरी कितना है 75 मीटर का है। तो ये दूरी अब बट्टा में चाल, तो दोनों कहता है कि एक ही दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है, तो चाल क्या होगा, घटेगा। एगो का चाल है 68, दूसरा का चाल है 50, तो 68 में से 50 घटाइएगा तो 18 आएगा। इनटू में इसको अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 से ये 18 कट जाएगा। 50 और 75 कितना जाएगा, 50 50 100 125 बट्टा में 5, 5 से काटेंगे 25 25 125 यानी कि 25 सेकेंड। डी नंबर। आगे 78, किसी कक्षा में 60% छात्र गणित पढ़ते हैं तथा 55% छात्र रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। 25% छात्र दोनों विषय को पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने छात्रों की संख्या होगी जो ना तो गणित और ना ही रसायन पढ़ते हैं। तो या तो आप डायग्राम बनाकर समझ लीजिए या फिर हम डायरेक्ट भी समझा सकते थे, लेकिन डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए 25% है जो दोनों पढ़ता है, तो बीच में जो दोनों में मैचिंग कर रहा है ये होगा क्या 25%। ओके, 60% अगर गणित पढ़ता है जिसमें से 25% भी गणित पढ़ रहा है, तो ये जो इधर वाला डायग्राम में कितना आएगा, ये मैथ का मान लीजिए, ये टोटल डायग्राम मैथ का और एक रसायन शास्त्र का, ये केमिस्ट्री का। ओके, तो ये 60 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा, 60 में से 25 घटाइएगा तो 35, यानी कि केवल मैथ पढ़ने वाले की संख्या कितना है 35, और ये 25 जो है मैथ भी पढ़ रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, ठीक है। 55 जो है छात्र केवल रसायन पढ़ते हैं, तो जिसमें से कि 25 जो है रसायन पढ़ रहा है पहले से ही, तो 55 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा 30। तो ये हो गया क्या, तीनों पढ़ने वाला। कहता है कितने छात्र हैं जो नहीं पढ़ता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 30 30 60 और 5 65 और 25, तीनों को देखिए टोटल होता है 100%, और 100% में से इतना पढ़ने वाला है, ये मैथ पढ़ता है, ये केमिस्ट्री पढ़ता है, और ये 25% है जो दोनों पढ़ता है। हमको बताना है कि जो ना गणित पढ़ता है और ना रसायन शास्त्र पढ़ता है, तो सबको जोड़कर घटा दीजिए। 35 5 40 20 60 और 30 90, 90% ऐसा है जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या कितना हो जाएगा 10%। सी नंबर। ओके, आगे 82, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यात्रा का निर्माण करते हैं। देखिए प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कोई काम कर रहा है, मान लेते हैं एक काम कर रहा है। ओके, प्रश्न है कि 15 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उन्हीं यात्राओं को, यानी कि जो यात्रा पहले हो रहा है कितने दिनों में करेगा, तो x दिनों में करेगा। 15 से 15 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से ये 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना में 3 15। ऑप्शन नंबर सी। आगे 86, 1/a + 1/b + 1/c बराबर 1/a + b + c है, जहाँ a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 और abc इज नॉट इक्वल टू 0। तब आपसे पूछा गया है कि a + b × b + c × c + a का मान बताना है कि क्या होगा। बहुत ही आसान है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट। 1/a 1/b 1/c बराबर में है 1/a + b + c। ऐसा वैल्यू पुट कीजिए abc का कि इधर भी डाले और उधर भी डाले तो हमारा क्या हो, बराबर हो जाए, यानी कि वैल्यू पुट करने पे बराबर हो जाए। तो a का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, b का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, c का वैल्यू -1 पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 1/a का वैल्यू 1 + 1/b का वैल्यू 1 + 1/c का वैल्यू -1। तो इधर 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि इधर क्या आया 1, यानी कि इतना बराबर की इधर पुट किए तो क्या आया 1। अब बराबर की इधर भी पुट करने पे अगर 1 आ जाए तो 1 + 1 और c का वैल्यू -1 1 1, यानी कि 1/1 1 बराबर 1 हो गया हमारा सेटिस्फाइड वैल्यू पुट करने पे, ठीक है। तो अब बस हमसे पूछा है a + b, यही ना पूछा है, फिर b + c इंटू में c + a, इसी का वैल्यू बताना है। तो a + b, तो इस दोनों को जोड़िए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2,
बी प्लस सी, बी और सी को जोड़ेंगे तो एक में से एक जाएगा तो जीरो, इंटू में सी प्लस ए, सी और ए को जोड़ेंगे तो फिर जीरो, यानी कि जीरो में किसी संख्या से गुना किया जाता है तो होता है क्या, जीरो, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन जीरो। ओके, आगे 89, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त है देखिए, और अर्धवृत्त में आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण किस डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मान के चलिए कि ये मैंने अर्धवृत्त के अंदर एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया, तो ये त्रिभुज में 90 डिग्री बनेगा और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या आपको दे रखा है आर, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा आर। ओके, ये टोटल त्रिज्या है तो ये क्या हो जाएगा, आर और आर, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, अब देखिए कि कहता है कि बड़े से बड़े, यही एक त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। अगर बेस हमको निकालना होगा तो बेस नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे यही हो जाएगा आर और आर, 2r। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आर और आर 2r, और इंटू में आर होगा, ठीक है, त्रिज्या आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कटेगा यानी कि r²। ओके, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो हो गया कि चलिए ये r और r 2r हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अगर हमको त्रिज्या, एक और त्रिज्या चाहिए, तो इसको अगर हम लोग जैसे कि ये फिगर बनाए हैं, इसमें अगर ऐसा फिगर ना बनाकर ऐसा बना, देखिए ये तो 2r आपको पता चल रहा है कि यहाँ से आया, लेकिन ये r कहाँ से आया ये नहीं पता आपको चल रहा होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसमें एक ऐसा फिगर बनाए, ठीक है, जो इसके मिड सेंटर से होकर गुजरे। ओके, इसको बीचे बीच इस प्रकार तो अति कर सकते हैं, ये भी त्रिज्या होगा वृत्त का, तो ये आर, ये भी आर। ठीक है, तो ये भी आर होगा। अब यहाँ पे तो आप लगा सकते हैं ना, यहाँ पे तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आर और आर 2r, इंटू में हाइट ये आर, आर से 2 से 2, आर आर नहीं कटेगा तो r²। ओके, समझ रहे होंगे, बी नंबर। आगे 90, एक कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है। ए जो है कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है, बी 1 है तो ये 3 है, ये स्पीड की बात कर रहे हैं, क्षमता। इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 3 होगा, और कितना कम ले रहा है, 60 दिन कम ले रहा है। दोनों का अंतर देखिए, रेशियो में कितना है, 2 यूनिट का अंतर है, और कहता है 60 दिन का कम है, यानी कि 1 यूनिट का मान 30, यानी कि ये लेता होगा 30 दिन तो ये लेता होगा 90 दिन, 30 तिहाई 90 दिन, और इस दोनों का अंतर देखिएगा तो 60 दिन है भी। ठीक है, 60 दिन। कहता है कि वे इस कार्य को एक साथ मिलकर वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, ठीक है, और दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यही 90 आएगा, और दोनों के स्पीड से भाग कर दीजिए तो ये 3 और ये 1, 4 के स्पीड से करेगा, यानी कि 90/4, तो 22.1/2, 22 चौक 88, और यहाँ पे 2 यानी कि 1/2 ही आएगा, 22.1/2। ठीक है, 22.1/2 दिन, बी नंबर। ठीक है, आगे 92, 17/31, 34/62 तथा 48/93 का लसॉप ज्ञात करना है, LCM। तो जब भी भिन्न वाला LCM निकालना हो तो LCM अपॉन HCF होता है। ठीक है, ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। तो 17, 34 और 48 का LCM, 17 और 34 का LCM हो जाएगा 34, 34 और 48 का LCM आप निकाल लीजिए और डिवाइड बाई कर दीजिए HCF। 31 दूना होता है 62 और 31 तिहाई 93, यानी कि नीचे वाला का तो HCF 31 रहेगा। ऊपर में 8 चौका 32 के 2, 8 3 24, 4 चौका 16, 24 36 10 40 के 0, 4 तिहाई 12 और 4 16, 16 0 2। देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए LCM 34 और 48 का। ठीक है, नीचे में 31 आएगा ही आएगा, तो नीचे में 31 आपको सब में दिख रहा है, लेकिन ऊपर का नहीं पता चला। 2 से 17 बार में ये 2 से कटेगा 24 दूना 48, फिर कटेगा 2 से ये 17 बार में, ये 12 दूना 24। देखिए ये अब नहीं कटेगा तो LCM इतना ही रहेगा। ओके, अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, ये हटा दीजिए, 2 गुना कीजिएगा 17 और गुना में 24 आएगा 816, 816/31 एक नंबर। ओके, आगे 94, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा।
बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ट्रिपलेट याद होना चाहिए था आपको, 3 4 5, ठीक है। 3 क्या होगा, यदि लंब होगा तो 4 आधार होगा और 5 क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब 3 और बट्टा में कर्ण 5, इंटू में टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब 3 और आधार कितना है 4, माइनस सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ सेक है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बट्टा आधार 5/4, ठीक है। इसी को सॉल्व कीजिए तो 3 तिहाई 9 बट्टा में 20 और माइनस में 5/4, 20 और 4 का एलसीएम 20, तो यहाँ 9 माइनस 4 5 20, यानी कि 5 से ऊपर में गुना तो 25, 25 में से 9 जाएगा तो माइनस में 16, 9 25/20, 4 चौका 5, यानी कि माइनस में 4/5 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में पुट करेंगे तो 4/5 आएगा। ये 4/5 का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये आधार है, ये कर्ण है, यानी कि आधार बट्टा कर्ण, और आधार बट्टा कर्ण किस में होता है तो कॉस थीटा में होता है, ठीक है। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि माइनस कॉस थीटा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं था, चलिए आगे देखिए प्रश्न 95 से 97, नीचे दिए गए कोष्ठ 2003 के दौरान विभिन्न शीट्स के तहत कंपनी जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज की कुल व्यय को प्रतिशत में दर्शाया गया, ठीक है। कहता है कि आधारित संरचना पे 20% का व्यय होता है, परिवहन पे 12.5% का, विज्ञापन पे 15% का, कर मतलब क्या है, टैक्स जो लगता है 10% है, संशोधन एवं विकास पे 5% है, वेतन पे 20% है और ऋण पे ब्याज कितना है 17.5 है। कहता है 95 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि ऋणों पर ब्याज की रकम 2.45 करोड़ है तो ऋणों पर ब्याज की रकम, ऋण पर ब्याज की रकम कितना है 17.5% और है कितना 2.425 करोड़। कहता है जेटा एयर एक्टिव सर्विसेज की विज्ञापन, विज्ञापन पे कितना है 15 है, करो मतलब कर, कर पे कितना है 10 है, प्लस संशोधन एवं विकास पर खर्च, संशोधन एवं विकास पे कितना है 5 है, कुल रकम बताना है तो इतना प्रतिशत होगा, बराबर कितना आएगा x, बस इसी को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व जब x निकालिएगा तो 2.45 इंटू में इसको जब जोड़िएगा तो 15 10 25 5 30 और बट्टा में 17.5, ये पॉइंट आएगा तो नीचे में 2 जीरो और ये पॉइंट आएगा तो ऊपर में 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 5 15, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये 3 को 3 ही रहने देते हैं, इसी को काट लेते हैं, 25 से अगर काटेंगे 5 से काटेंगे 5 से 15, 2 5 50 25, इसको 5 से अगर काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 5 9 5 45, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 7 49, 7 3 21/5, 21/5 का मतलब होता है 4.2 करोड़, यानी कि कितना है 4.2 करोड़। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। आगे 96, जेटा एयर एक्टिविटी सर्विसेज का करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्चों के समान आधारित संरचना और परिवहन पर कुल खर्चों का अनुपात कितना है, ये हमको बताना है। तो देखिए फिर आपको आना होगा कहाँ, नीचे, तो नीचे में आने के लिए अब आपको फिर कैसे मैं आपको दिखाऊं, पेपर को ऊपर नीचे करने में नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले करों और ऋणों पर ब्याज, ठीक है, कर और किसको, ऋणों पर ब्याज, ठीक है। नीचे में किस पे पूछा है, किसका किसका, कर और ऋण, ठीक है, और रेशियो किसका बताना है, कुल सामान के खर्च आधारित संरचना, संरचना और परिवहन, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम जो है यहीं पे है तो यहीं पे जब तक नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए कर पे कितना है, कर पे है 10% और प्लस ऋण पे कितना है 17.5 रेशियो, संरचना पे कितना है 20 और परिवहन पे कितना है, तो परिवहन पे 12.5, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 17 और 10 27.5 रेशियो, 12 और 20 कितना आ जाएगा 20 और 10 30 और 2 32.5, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, इसको अगर 5 से काटिएगा 50 25 51, फिर इसको 5 से काटिएगा 6 5 30, 2 5 50 25, ठीक है, 13 चौका 52, फिर 51 पर 65 कटेगा 13 से, देखिए अगर 4 17 ये 51, 17 नहीं
6 5 11, 5 1 6 नहीं कट रहा है, 6 5 30, 2 0 50 25, 20 10 30, 2 32.5, 10 सॉरी यहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है। 17 10 27 होता है, यानी कि यहाँ 27.5 आएगा। तो इसको डायरेक्ट हम 25 से ही काट लेते हैं। 25 से कम 25, फिर 2 5, फिर 25 से कम 25, इसको काटेंगे तो ये भी कटेगा। 25 से कम 25, 25 3 75, यानी कि 11:13। तो देखिए 11:13 नहीं है, यहाँ डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 13:11, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो है संरचना और परिवहन को पहले लिख लिया हो और ऋण और जो भी कर का है उसको बाद में लिखा हो, ठीक है। तो रेशियो में जब उलटफेर हो और ऑप्शन एक ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को उलट के मार दीजिए। लेकिन ये ऐसे ही में अगर दो ऑप्शन टकरा जाता तो फिर ऊपर में क्वेश्चन आपको पढ़कर और उसको उलट पुलट करके लिखना पड़ता आगे। ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का, उसके बाद हमारा 27 नंबर सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का विज्ञापन पर व्यय 2.10 करोड़ है, 2.10 है, और विज्ञापन पे खर्च है कितना, तो अगर हम लोग नीचे में ना आकर हम यहीं से अगर बता दें तो विज्ञापन पे 15% खर्च है, तो 15% का वैल्यू दे रखा है 2.14 करोड़। तो परिवहन और कर के बीच में अंतर कितना है, परिवहन और कर के बीच में अंतर, ठीक है, कर के बीच में अंतर। तो परिवहन पे है 12.5% लगता है, और कर पे कितना लगता है, तो कर पे है 10%, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर देखिए, तो अंतर कितना है 2.5% का, तो 2.5% निकाल दीजिए यहाँ से x, ठीक है। x निकालिएगा तो हो जाएगा 2.10 इंटू में 2.5, अब आई में 15, ये पॉइंट से 1 0, ये पॉइंट से 1 0, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 3 15, 50 25, 3 7 21, 7 गुना में 5 कितना आ जाएगा, 7 5 35, ठीक है। और यहाँ पे बट्टा में जो है पॉइंट में है, यानी कि 3.5 करोड़ कर लीजिए, यानी कि 3.5 लाख, 3.5 लाख आएगा। देखिए 35 लाख ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 35 लाख, क्योंकि ये पॉइंट के बदले में आ गया 2 0, यहाँ पे आता रहा, ये आता इतना, ठीक है। यहाँ पे आता है इस पॉइंट के बदले 2 0 आता है, इस पॉइंट के बदले 1 0, यानी कि नीचे में आता कितना, ऊपर में 7 5 35 बट्टा में 100, यानी कि 35 बट्टा 100, यानी कि 0.35 करोड़, यानी कि इसको लिख सकते हैं 35 लाख। क्या होगा, 35 लाख डी नंबर। ओके, तो आई होप कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।